हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरिंदर सर टाइगर क्लास चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोग के बीच परावर्तन का नियमों का सत्यापन करने वाले हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। और ऑलरेडी आपने एक्सरसाइज 1 में पढ़ रखा है कि परावर्तन का 2 नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर आपतित किरण परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक पॉइंट पर होते हैं। तो यही ऑलरेडी थ्योरी बेस में हमने पहले पढ़ा चुका है। अब इसी को सत्यापन करके बताना है। एक कौन सत्यापन करता है? तो हाइगन्स का ब्रीफ ऑप्टिक सत्यापन करता है। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में इन सभी के बारे में, और हाइगन्स का प्रिंसिपल का यूज करके सत्यापन होता है। जब आप हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे तो एक कभी सत्यापन आपसे संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है? ऑलरेडी हमने क्वेश्चन लिख के रखा है कि प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, उस रूल को सत्यापन करना, प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रूफ होता है। तो प्रूफ करने के लिए आपको हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में समझना होगा कि हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या होते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में आप समझे। तो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 28 में ऐसे बता चुके हैं, और चाहे तो पीछे वीडियो देख कर आए, एक तो ज्यादा समझ में आएगा। इसकी फिर भी हम यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोग के बीच में, ताकि आप अच्छी तरह से समझें। सबसे पहला रूल होता है प्रिंसिपल का, सबसे फर्स्ट रूल होता है कि जब 2 पैरेलल रे निकलती है तो पैरेलल रे कैसा वेव फ्रंट बनाएगा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, मान के चले इस रूप में पैरेलल है, ये पैरेलल रे है, ये भी पैरेलल, और सारा खींच सकते हैं, हालांकि उससे आपको कोई मतलब नहीं है, दो ही से बता रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रे है, समानांतर रे है। तो समानांतर रे कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? तो आंसर बताना है प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। ऐसा आप इस रूप में प्लेन वेव फ्रंट बना देंगे। ऐसा वेव फ्रंट ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 28 में बता रखा है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से देखिए वैसा ही पैरेलल, तो पैरेलल कैसा बनाता है जी? तो आंसर बताना है पैरेलल, यानी जो पैरेलल रहता है वह प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। तो इस वेव फ्रंट का नाम है क्या? तो आंसर बताएंगे प्लेन वेव फ्रंट। इसे कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? तो आंसर बताना है प्लेन वेव फ्रंट नाम हो गया। अब सवाल उठा कि सर प्लेन वेव फ्रंट, इससे क्या आपका ताल्लुक है? हालांकि इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से चल सकते हैं। ए लाइन पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल, एक बात और ध्यान में रखना है जो कि इसमें हम आपको फॉलो करवाएंगे। ये जो लाइन रेखा निकल रहा है इसका नाम है क्या? तो लाइट रे। ये क्या हुआ? तो लाइट रे, यानी किरण हुआ। अब किरण है वह वेव फ्रंट पर क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखें 90 डिग्री का कोण लंब होते हैं। हमने विशेष जोर देकर के बताया था कि तरंग संचलन की दिशा, ये तरंग संचलन की दिशा ये तरंगाग्र के लंबवत होते हैं। तरंगाग्र मतलब वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट के ये लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको हम लागू करेंगे सत्यापन में। तो आशा करते होंगे आप लोग समझे होंगे। बस यदि याद हुआ तो हुआ, तो तुम रट लो कि तरंगाग्र संचलन, ये तरंग संचलन की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया होगा तो आप माइंड में, मतलब इसको किसी तरह से आप रट लें कि तरंग संचलन की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। सबसे फर्स्ट। सेकंड नंबर आपको बताए थे क्या, इसके बारे में देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। सेकंड पॉइंट में है कि यह समतल तरंगाग्र, अभी बताएं प्लेन वेव फ्रंट। तो मान के चले यह एक प्रकार का वेव फ्रंट है, कहूं से लाइट आया होगा उससे आपको मतलब नहीं, लेकिन यह एक वेव फ्रंट बनाया। कौन सा वेव फ्रंट है? तो प्लेन वेव फ्रंट है। अब प्लेन वेव फ्रंट पर ये जो प्लेन वेव फ्रंट बना वह पहला सोर्स, यानी फर्स्ट डिस्टर्बेंस सोर्स है, यानी एक प्रकार का सोर्स है। इस सोर्स से यह प्लेन वेव फ्रंट का निर्माण हुआ है। तो प्लेन वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट होगा डिस्टर्बेंस पॉइंट,
यानी पहला, दूसरा, तीसरा, 3 वो डिस्टर्बेंस पॉइंट। ऐसा 3 ही नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी फर्स्ट डिस्टर्बेंस पॉइंट से, यानी जो फर्स्ट डिस्टर्बेंस पॉइंट है इससे समतल वेव फ्रंट बना, और समतल वेव फ्रंट पर जो यहाँ पर यानी जितनी पॉइंट है, यानी डिस्टर्बेंस पॉइंट देख रहे हैं, सोर्स ऑफ सेकंड डिस्टर्बेंस पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये वाला सेकंड डिस्टर्बेंस पॉइंट है। तो इस सेकंड डिस्टर्बेंस पॉइंट वेवलेट का निर्माण करता है, सेकंड डिस्टर्बेंस पॉइंट वेवलेट का निर्माण करता है। ऑलरेडी 28 लेक्चर में इसको अच्छी तरह से बताएं, तो वहां से भी जाकर समझ सकते हैं। अब आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि टी समय के बाद एक न्यू वेव फ्रंट बनाना है। आपको क्वेश्चन में कह देगा कितना समय, तो टी समय के बाद न्यू वेव फ्रंट बनाना है, न्यू वेव फ्रंट बनाना है। यानी टी टाइम के बाद न्यू वेव फ्रंट बनाना है, तो उसको लिए क्या करेंगे उसके बारे में समझें। तो सबसे पहले टी टाइम में डिस्टेंस निकालेंगे कि टी टाइम के बाद जैसे गोल 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 यहाँ से यानी वेवलेट बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, ऐसा वेवलेट बनेगा। तो ऐसा वेवलेट कितना टाइम बाद, टी टाइम बाद। तो यहाँ पर मान लो कि टी टाइम के बाद जो ट्रेवल करेगी वेवलेट वह सबसे फर्स्ट, यहाँ पर देखिए ये सोर्स मतलब सेकेंडरी सोर्स पॉइंट था। अब सेकेंडरी सोर्स पॉइंट से यानी टी टाइम बाद मान के चलें इतना डिस्टेंस तय किया, तो ये डिस्टेंस तय किया, इतना डिस्टेंस तय किया। अब ये जो डिस्टेंस है टी टाइम बाद तो पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया भी टी, चाल गुना समय। अब चाल गुना समय पर ऐसा ऐसा गोल 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 यानी 1 2 3 4 10 मतलब 12 ऐसा बहुत निकलेगा। तो मान के चलो यहाँ पर छोटा सा एक चाप काट लें, यहाँ पर यह एक प्रकार का चाप हो गया, ठीक है। यानी यह एक प्रकार का क्या हुआ, चाप हुआ। यानी कितना टाइम बाद, टी टाइम के बाद ये वेवलेट हुआ, टी टाइम के बाद जो ऐसा कर्व बना रहे हैं वह क्या है, वेवलेट हुआ, वेव फ्रंट नहीं है, वेवलेट है। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस पॉइंट से जो वेव फ्रंट बनता है उसे वेवलेट कहते हैं। तो ये वेवलेट हो गया। उतना ही टाइम में यहाँ पर वेवलेट बनेगा, तो यहाँ भी वीटी मतलब ट्रेवल करने के बाद, तो यहाँ से देखिए इतना मतलब यहाँ पर भी ऐसा एक हमने वेवलेट बनाया, यहाँ पर भी बनेगा थर्ड पॉइंट से, तो यहाँ पर भी वेवलेट बनेगा, तो ऐसा वेवलेट बना। अब देखिए सभी वेवलेट को यानी नॉर्मल रेखा या कह सकते हैं स्पर्श रेखा से हम मिला दें तो वह कहलाता है न्यू वेव फ्रंट कहलाएगा। तो इस रूप में सभी को हमने स्पर्श लाइन से मिला दिया, देख रहे हैं, सबको हमने स्पर्श लाइन से यानी सबको हमने स्पर्श लाइन से मिलाया। तो जो ये रेखा मिला, इस रेखा का नाम क्या है, तो आंसर बताना है न्यू वेव फ्रंट, इसको कहते हैं न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। तो यही न्यू वेव फ्रंट। तो आपसे सवाल था क्या कि टी समय के बाद न्यू वेव फ्रंट बनाए, क्या एक प्रकार का समतल वेव फ्रंट था, इसके टी टाइम के बाद ये न्यू वेव फ्रंट बना। यानी इस न्यू वेव फ्रंट को कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। इस न्यू वेव फ्रंट का नाम क्या है, द्वितीयक तरंगाग्र। क्वेश्चन आपका पूरा एग्जाम में आएगा, एक कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि हाइगन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों का सत्यापन करें, परावर्तन के नियमों का सत्यापन करें हाइगन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर। तो ये वाला द्वितीयक तरंग, ठीक है, ये क्या है, द्वितीयक तरंग है। इसे न्यू वेव फ्रंट कहते हैं या द्वितीयक सेकेंडरी वेव फ्रंट भी कहा जाता है। ये फर्स्ट वेव फ्रंट हुआ, यह फर्स्ट डिस्टर्बेंस पॉइंट से बना जो वेव फ्रंट है वह फर्स्ट वेव फ्रंट कहलाया, और जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस पॉइंट से जो बना उसका नाम हुआ सभी यानी वेव मतलब लेट को मिलाने वाली जो स्पर्श रेखा यानी नॉर्मल रेखा हमने खींचा उसका नाम है न्यू वेव फ्रंट। इसी को आप अप्लाई करना, यदि इतना समझ में आया होगा
तो 100% गारंटी है कि परावर्तन का रूल आपको समझ में आएगा। यदि नहीं आया होगा तो पीछे वीडियो को जा करके 28 पहले अच्छी तरह से देखें 1 2 3 बार, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तब समझ में आएगा। तो इतना आप लोगों को हम समझाएं, न्यू वेव फ्रंट बनाएं। अब देखिए इसी पर आपको सत्यापन करके हम बताते हैं। आपका क्वेश्चन है, अभी तक हमने पिछले वीडियो के बारे में ही चर्चा किया, जो पॉइंट इसमें अप्लाई होगा उस पॉइंट पर हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी हमें सिद्ध कर देना है कि कोण आई और आर आपस में बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक प्रकार का सरफेस है या सतह है, तो यहाँ पर देखें एक प्रकार का परावर्तन का रूल फॉलो करने के लिए यहाँ पर एक प्रकार का सरफेस हमने डाला। यह कौन सा सरफेस है? परावर्तक सरफेस है। ये किरणों को रिफ्लेक्ट करते चमकीले, मान लें यह एक प्रकार का दर्पण है। यह एक प्रकार का क्या है? तो दर्पण है। अब इस पर 2 पैरेलल रे आती है, इस सरफेस पर 2 पैरेलल रे आ रही है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य की प्रकाश आ रही है, पैरेलल नहीं आएगी, तो इस रूप में पैरेलल रे एक ऐसे आ रही है और इसी के पैरेलल रे एक ऐसे आ रही है, ठीक है। यानी इस रूप में ऐसे पैरेलल, यानी इस मतलब इस रूप में ऐसे पैरेलल है। ये दोनों किरण एक दूसरे के, ध्यान रखना है, पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों किरण एक दूसरे के क्या है? तो आंसर बताएंगे एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये दोनों के दोनों किरण एक दूसरे के पैरेलल है। इस रूप में दोनों किरण आती है। माने ए जो आ रही है भी वेलोसिटी से, तो ए भी आएगी कितना वेलोसिटी से? भी वेलोसिटी से। दोनों रे पैरेलल है। अब आप बताएं, अभी अभी आपको पढ़ाएं कि 2 पैरेलल लाइन आती है तो कैसा वेव फ्रंट बनाता है? तो आपका आंसर होगा प्लेन वेव फ्रंट। कैसा? तो आंसर प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं, इस रूप में एक वेव फ्रंट बनाए। यह वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट है, यानी ये दोनों पर लंब होगा, यहाँ पर भी लंब होगा और यहाँ पर भी लंब होगा। ये दोनों पर लंब होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपको हम समझाए कि ये पैरेलल लाइन, तो एरा पर जो समतल वेव फ्रंट होता है वह एक दूसरे पर लंब होता है। अभी नोट करके आपको बताए थे, यदि नहीं याद होता है तो इसे रख लो कि तरंग संचलन की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होता है। तो यह वेव फ्रंट हुआ, ये आने वाली किरण है और ए और बी, इसका नाम बी है। ए और बी क्या है? वेव फ्रंट है। ए आने वाली किरण है और ए और बी क्या है? तो वेव फ्रंट हो गया। तो ए भी वेव फ्रंट हुआ, ठीक है। ये आशा करते होंगे सबको समझ में आया होगा। ए भी क्या है? तो वेव फ्रंट है। अब यहाँ पर सेकंड बार में आपको समझाएं कि जो वेव फ्रंट होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, इस पर डिस्टर्बेंस पॉइंट होते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस पॉइंट। तो आप 2 ही डिस्टर्बेंस पॉइंट के बारे में सोचें। एक डिस्टर्बेंस पॉइंट यहाँ पर होगा और एक डिस्टर्बेंस पॉइंट यहाँ पर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तो आगे अभी बताए थे कि आगे निकलती है एक चाप, आगे निकलते एक चाप और सब चाप को मिलाते तो न्यू वेव फ्रंट बनता है। तो आपको मतलब क्वेश्चन कर रहा था कि हाइगन्स की द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर, तो द्वितीयक वेव फ्रंट तो आपको बनाना है, मतलब न्यू वेव फ्रंट बनाना है। तो न्यू वेव फ्रंट बनेगा कैसे, इसके बारे में अब सोचना है। तो न्यू वेव फ्रंट बनता है, प्रथम जो वेव फ्रंट होते हैं उस पर जो बिंदु होता है उस बिंदु के वेवलेट को स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो न्यू वेव फ्रंट बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक आप चाप काट लें, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो मान ले VT डिस्टेंस तय किया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना, तो आंसर बताएंगे VT ट्रेवल करके वहां पर पहुंचती है। और यहाँ पर आप एक चाप काट ले ऐसा, यानी इस रूप में एक चाप कट गया, ठीक है। यानी यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का चाप काट लिए, यहाँ पर एक प्रकार का चाप काटे। अब सवाल उठा कि सर ये जो चाप काटे तो यहाँ से भी तो एक चाप काटेंगे इतने डिस्टेंस का, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है। जैसे ये VT है तो ये तो VT होना चाहिए ना, यानी सेम दूरी का एक चाप काटेंगे तब तो स्पर्श रेखा मिलाएंगे। तो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम मीडियम में वेलोसिटी बराबर। अब सवाल उठा
कि यहाँ से चाप काटे तो नीचे काटे या ऊपर काटे, किधर काटे। तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि जो प्रकाश इधर से आ रही है क्या इधर जाएगी, नहीं जाएगी। क्या बैक इधर जाएगी, नहीं जाएगी। क्या होगा, तो ऐसे आया तो ऐसे चला गया। अतः आप इधर ही काटेंगे, जब भी आप काटेंगे तो इधर ही काटेंगे, कभी भी इधर और इधर आप नहीं चाप काट सकते। तो आपको सोचना है कि जो लाइट ऐसे आ रही है ओवर रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी। तो यहाँ पर क्या करें, तो एक और चाप काटे यहाँ से सबसे पहले, यानी सेम डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस से है उतना ही डिस्टेंस का, यानी ए डिस्टेंस ए VT है तो ये कितना होना चाहिए, VT ही होना चाहिए, यानी ए दूरी VT ही रहेगी। अतः VT का एक चाप काट लिया। तो यहाँ पर देखें इस रूप में एक चाप काटा। अब इस चाप को और इस चाप को स्पर्श रेखा से मिलाएंगे। यहाँ पर जो चाप कटा हुआ है और ये चाप है, ये चाप को हम स्पर्श रेखा से मिलाएंगे। जो स्पर्श रेखा से मिला, ये वाला जो स्पर्श रेखा से मिल रहा है, अतः ये कहलाता है न्यू वेव फ्रंट। इसका क्या नाम है, तो आंसर बताना है न्यू वेव फ्रंट या परावर्तित तरंगाग्र। इसको कहते हैं न्यू वेव फ्रंट, ठीक है, यानी न्यू वेव फ्रंट। इसको न्यू वेव फ्रंट या परावर्तित वेव फ्रंट भी नाम दे सकते हैं। ये एक प्रकार का न्यू वेव फ्रंट, जैसा कि यहाँ पर बनाए थे वैसा यहाँ पर हमने बना लिया। आप आशा करते होंगे इतना समझ में आया होगा। अब आगे क्या होगा उसके बारे में सोचें। तो AVT है तो ये कितना होगा, तो AB डिस्टेंस कितना है, तो आंसर बताएंगे VT ही होगा। VT है तो ये दूरी कितना है, तो VT ही होगा। अब समझे कि स्पर्श लाइन खींचे तो कितना डिग्री का कोण बनाता होगा, 90 डिग्री। क्यों, आप एक पर में पढ़े थे, ये सर्किल है, यानी त्रिज्या पर स्पर्श लाइन खींचे तो यह कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी जो कोण बना होगा 90 डिग्री का ही कोण बना होगा। एक बताओ, यहाँ से यहाँ तक किरण आई, सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद क्या वापस नहीं जाएगी, तो आंसर बताएंगे इधर भी वापस चली जाएगी। एक किरण इधर की ओर वापस चला गया, ठीक है। तो इस रूप में एक किरण वापस से वाला हो गया। एक किरण आगे की ओर भी इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, दोनों पैरेलल ही रहेगा। आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं उससे मतलब नहीं। हालांकि एक किरण भी इधर की ओर जाएगी, परावर्तित किरण है, ये भी किरण ही है, परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरण से जो तरंगाग्र बना वह परावर्तित तरंगाग्र भी कहला सकता है। अतः इसका नाम क्या हो जाएगा, तो परावर्तित, ठीक है, इसका नाम है परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र, ठीक, तरंगाग्र यानी रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट इसके कहते हैं। परावर्तित तरंगाग्र, रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट हुआ, ये वाला आपतित इंसुलेटेड वेव फ्रंट हुआ। तो ये भी एक प्रकार का वेव फ्रंट है। अब आगे समझे, ये परावर्तित तरंगाग्र हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर समझेंगे, यानी आपतित किरण यहाँ पर हमने लंब डाल दी है, यानी AB समतल तरंगाग्र था, AB AC हो गया, इसका नाम D लिख दें, C और D हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, जो इस पर हमने एक प्रकार का लंब डाल दिया, ठीक है, लंब डालें, इस रूप में लंब डाल दें। जब लंब डालेंगे तो आपको याद रखना है, ये आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को इंसुलेटेड एंगल I कहते हैं। इस कोण का नाम है इंसुलेटेड एंगल I। तो ए हो गया I, ठीक है। अब ये समझो तुम, यानी यहाँ पर हमने इस रूप में लंब डाला है, ये लंब हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर अच्छी तरह से आपको नहीं पता चलेगा, ऐसा पिक्चर नीचे बनाते हैं। ऐसा सरफेस है, ये वाला हो गया, ये आने वाली किरण है यानी आपतित किरण, इस पर हमने लंब डाल दिया, ठीक है। ये वाला समतल तरंगाग्र है, ऐसा है बना हुआ। समझो, एक कोण I है, आपको समझा रहे हैं, अच्छी तरह से समझियो। एक कोण I है, आप समझे, जब एक कोण I है तो E वाला कोण कितना होगा जी, तो ए वाला कोण लंब है तो ये टोटल तो 90 होगा, ठीक है, ये टोटल 90 होगा। तो टोटल जब 90 है और ई वाला कोण पूछ रहा है, तो ऐसा क्या करें, तो इधर 90 है, ये साइड में 90 है, तो ये साइड में भी तो 90 होगा टोटल। ये टोटल कोण का मान कितना, 90।
तो ए वाला जो कोण है, इस कोण के बारे में हम बात करें, ये कोण कितना होगा, तो 90 माइनस आई हो जाएगा। ये 90 माइनस कितना आई हो गया, ये छोटा सा कोण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें कि एक टोटल कोण के बारे में हम बात करेंगे, टोटल कोण 90 है, तो ऊपर वाला कितना, तो 90 माइनस आई। अब समझो कि ए वाला कोण कितना बचा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना बचा होगा, जब 90 माइनस आई है, एक कोण निकालना है, ये टोटल 90 है, तो ऐसा करें 90 में से 90 माइनस आई घटा दें। तो यहाँ पर आपको करना होगा कि 90 घटा 90 माइनस आई, तो हो जाएगा 90 घटा 90 माइनस माइनस प्लस आई, कट गया, तो ये वाला कोण कितना आई हो गया। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो ए कितना है, तो ए कोण यदि आई है, ए वाला ये 90 माइनस आई है, तो ए वाला टोटल कोण जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के देख रहे हैं, ये टोटल कोण का मान होगा, यहाँ पर याद रखना आई ही रहेगी। जैसा यहाँ पर देखें, दूसरे पेन से आपको इंडिकेट कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये हमने नॉर्मल लम डाले, ऐसा एक कोण आई लिखे, तो ए वाला कोण भी कितना है, आई। कैसे, तो यहाँ से आपको समझ लेना है, इसको बाद में वीडियो यूज करके समझेंगे, खोज करके। आप देखें आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वो ऐसा है, यहाँ पर समझाते हैं। मान के चलो ये जो कोण है, यहाँ पर भी आप लम डालेंगे, ए सी और ए डी था, यहाँ पर भी आप लम डाल देंगे, ठीक है, यानी इस बिंदु पर हमने लम डाल दिया। ठीक, जब लम डालें तो पढ़े होंगे कि परावर्तित किरणें और लंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, तो ए वाला जो कोण होगा वह आर होगा, तो ये कोण कितना होगा, तो ये 90 माइनस आर होगा, तो ये 90 माइनस आर होगा, तो ए वाला टोटल कोण कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ए वाला कोण कितना होगा, तो ए वाला कोण भी आर होगा, क्योंकि 90 माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस 90 से 90 कैंसिल, तो ए वाला कोण कितना आर। ये आपको समझाना चाह रहे थे। ये पिक्चर में इस बात को अच्छी तरह से जोड़ देके समझेंगे, क्योंकि यहीं पर आपका यानी थ्योरी प्रूफ होता है। जब तक ये लाइन नहीं समझ में आएगा, आगे आपको नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले एक बार फिर से, ये 90 था, ये आई था, ये टोटल 90 है, यहाँ से यहाँ 90 है, तो 90 में से आई घटा दे, ये बचेगा, तो ए वाला कितना 90 माइनस आई। जब ए वाला 90 माइनस आई होगा, तो ए वाला नीचे कितना, तो आई, वैसा ही ए आर है, तो ये 90 माइनस आर, तो ए वाला कितना, तो आर, क्योंकि 90 माइनस माइनस प्लस 90 से 90 कैंसिल, आर हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ के बाद यानी सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो समझे। सबसे पहले यानी ट्रायंगल देखेंगे, यानी ए और बी और डी है, ए बी और डी के बारे में कल्पना करेंगे आप, ए बी और डी। तो यहाँ पर देखें, ए बी और डी त्रिभुज में लेकर चलते हैं। त्रिभुज किस में, ए बी और डी में, जैसा वैसा पिक्चर बनाते हैं, यानी यहाँ पर देखें उसी रूप में एक पिक्चर बनाते हैं। इस रूप में ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा लाइन गया है, इस रूप में गया है, ऐसा आगे क्यों राह बढ़ाए थोड़ा सा, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दी। ये है ए वाला बी, ए बी और डी, ए वाला डी हो गया। ए वाला टोटल कोण ए देख रहे हैं, ये टोटल कोण कितना आई है, टोटल कोण आई है। अब देख यहाँ पर मतलब आगे चलते हैं, टोटल कोण आई है, ए बी है, तो बी 90 डिग्री है, ये बी कितना डिग्री, तो आंसर बताएंगे बी 90 डिग्री, बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आगे यहाँ से डी मतलब ए को त्रिभुज हो गया, ए बी और डी में। अब यहाँ ए बी और डी में, तो यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल करती है, तो ए वाला डी दूरी तय करता है, एक ऐसा हो गया, ठीक है। एक और हम पिक्चर बनाते हैं इसी रूप में, इधर वाला, यानी डी सी और ए, ठीक है, डी सी और ए के बारे में सोचे थोड़ा सा। डी सी ए यानी यहाँ से देखिए ऐसे गया है, ए वाला यहाँ टच करते हैं, यहाँ से ए इसको मिला देते हैं, ऐसे इसको मिला दी, ए ऐसे है, ठीक। यानी ए इधर के लिए सोचे, ए त्रिभुज में ऐसा, तो ये त्रिभुज क्या है, तो डी सी और पुनः क्या आया, ए आया, डी सी और ए आया। ए कोण कितना डिग्री है जी, तो 90 डिग्री, ए कोण कितना है, तो 90 डिग्री, यहाँ पर कोण 90 डिग्री हो गया। अब ए वाला कोण कितना है, तो आर हो गया। ट्रेवल कितना करता है,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी VT, तो ये वाला VT हो गया, यहाँ पर VT हो गया, ठीक है, यानी ए वाला VT हो गया। अब इन दो त्रिभुज के बारे में कल्पना करें। आप थेल्स पर में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस एंड थेल्स। तो पाइथागोरस पर में सबसे पहले यहाँ पर सर्वांगसम का रूल देखेंगे। सर्वांगसम का रूल क्या होता है? ए भुजा VT, तो ये भुजा भी VT, कहने का अर्थ हुआ कि हमको BD और BD और AC, ठीक है, इस त्रिभुज में क्या है, यानी सबसे कौन कौन त्रिभुज में चले, तो त्रिभुज यहाँ पर ABD और त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज ACD में, इतना ये दोनों त्रिभुज में, यानी त्रिभुज इतना और यहाँ पर फिर त्रिभुज ACD में, इतना में चले। अब सोचें कि यहाँ पर BD, तो B और D किसके बराबर है, तो AC के बराबर। तो यहाँ पर लिख देना सबसे पहले कि BD बराबर AC कर सकते हैं, AB BT, BD बराबर AC हो गया। आगे यानी AD और AD दोनों में उभयनिष्ठ है, ए वाला लाइन दोनों में है, पहला त्रिभुज में भी और दूसरा त्रिभुज में। तो कर सकते हैं कि हमें क्या है, यानी AD बराबर AD दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। और देख रहे हैं कि कोण B और कोण C क्या है, तो कोण B बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। तो सर्वांगसम का रूल होता है कि यदि ऐसा दो भुजाएं कोण 90 डिग्री, तो RHS से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती है। RHS वाला रूल लागू किए और रूल लागू करके इसे हम सर्वांगसम कर दें। अब सर्वांगसम इससे क्या मतलब कर देते हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज ABD, अब यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज यहाँ पर देखें, यानी कर सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज यानी ACD, ये दोनों सर्वांगसम हो गया। अब दो सर्वांगसम त्रिभुज का सभी तरह से बराबर होता है, मतलब कोण बराबर, भुजा बराबर, सब बराबर। तो A कोण 90, ये VT के सामने कोण कितना है, I, VT के सामने कोण कितना है, I, यहाँ VT के सामने कोण कितना है, R। तो ये VT के सामने I और VT के सामने R, तो मतलब I और आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ आता हम कर सकते हैं कि कोण I इक्वल टू कोण R। यही तो परावर्तन का नियम था, यही आपका प्रूव करना है। तो ये आपका प्रूव्ड हुआ। प्रूव्ड क्या हुआ, कोण I इक्वल टू कोण R, कोण I इक्वल टू कोण R, पहला रूल तो सत्यापन कर दिए। अब एक और सत्यापन करना है क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक पॉइंट पर होता है। आप पिक्चर से देख सकते हैं, पिक्चर में क्या है, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और लंब तीनों कौन पॉइंट पर, एक बिंदु पर है। अतः यह परावर्तन का दूसरा नियम है। ये परावर्तन का पहला नियम कोण I बराबर कोण R, एगो तो हम सत्यापन कर दिए परावर्तन का फर्स्ट लॉ। अब परावर्तन का सेकंड लॉ क्या है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चित्र से, ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है, तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, तीनों एक बिंदु पर है। अतः यह परावर्तन का दूसरा नियम है, यह परावर्तन का सेकंड लॉ हो गया। तो इस रूप में हमने आपको प्रूव किए कि परावर्तन का रूल, परावर्तन का नियम, परावर्तन का दो नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु पर है। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, ये परावर्तन का सेकंड लॉ हो गया। यह सब एक दूसरे पर नॉर्मल है, ए रेखा लंबत, ए रेखा लंबत, ए रेखा लंबत, ए रेखा लंबत, सब एक दूसरे पर लंबत है, मतलब कर सकते हैं यह परावर्तन का दूसरा रूल का फॉलो करता है। तो इस रूप में आपको परावर्तन का रूल सिखाएं, आशा करते होंगे आप लोग को समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया तो इसी वीडियो को 1, 2, 3 बार देखें। मेन इसमें है ये कोण को समझना है, कोण को समझना और सर्वांगसम करना है, सबसे मतलब यानी सिंपल रूल से इसको हम सत्यापन किए। जब तक कि इस कोण नहीं समझ में आएगा तो पूरा रूल नहीं समझ में आएगा। यही कोण को आपको मेनली समझना है
और ये न्यू वेब फ्रंट बनाए उसको समझना है। तो ये सब पॉइंट को समझकर ये आपको हम सत्यापन किए। आप चाहें तो इसी तरह से सत्यापन करके नोट कर, यानी बोर्ड पर लिखा हुआ इसे नोट कर सकते हैं। अन्यथा आपको PDF यानी टेलीग्राम पर अवेलेबल होगा इसका, टेलीग्राम से भी आप यानी PDF के सहारे आप असाइनमेंट बना सकते हैं। यहाँ से भी असाइनमेंट बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि दिखता होगा स्पष्ट, तब नहीं दिखता होगा तो आप टेलीग्राम से जा करके PDF अवेलेबल करें और वहाँ से भी आप यानी इसे नोट्स कॉपी में बना सकते हैं। तो आशा करते होंगे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा अच्छी तरह से तो लाइक अवश्य करें, और यदि कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।